नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का इंसेप्शन जीएस क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ रह करके अपनी नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई जारी रखे हुए हैं। मैं अपनी हर क्लास में लगभग ये बात जरूर दोहराता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और नियमित रूप से पढ़ते लिखते रहिए। इसकी वजह यह है कि आपकी ये निरंतरता, आपकी ये कंटिन्यूटी ही आपको परिणाम दिलाएगी। तैयारी के क्रम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के क्रम में कई बार बच्चों से बहुत बड़ी गलती होती है कि वो एक बार जब तैयारी प्रारंभ करते बड़े जोश खरोश के साथ लगते और 10 दिन में इस तरह से वो मेहनत करते लगेगा कि वो पर्वत भी उखाड़ देंगे। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और उनका वो उत्साह ठंडा पड़ने लगता है, उनकी कार्यशैली बदलने लगती है और ऊर्जा भी घटने लगती है। फिर अनावश्यक तनाव और दबाव का शिकार भी होते हैं। कहते हैं सर परीक्षा बहुत कम दिनों की बची है, अभी पाठ्यक्रम बहुत बचा है, हम क्या करें। लेकिन जब आपके पढ़ने का अप्रोच सही होता है, जब आप समयबद्ध होकर काम करते हैं, अनुशासित होकर काम करते हैं और कुछ व्यवहारिक बातें आप मानते हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम की एक निश्चित समय अवधि होती है पूरा करने की, वो समय आप देते हैं, तभी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते हैं। और नहीं तो खाना पूर्ति होकर के चीजें रह जाती। हमें लगेगा हमने इतिहास भी पढ़ लिया, भूगोल भी पढ़ लिया, पॉलिटी भी पढ़ ली और पढ़ाई के नाम पर बस ये हुआ कि हमने एक संतुष्टि प्राप्त की है कि हमने टच सब कुछ किया। तो टॉपिक को टच करना, उसको एक बार केवल सरसरी तौर पर एक निगाह से देख लेना, ये सारी बातें उस चरण की हैं जब आपकी तैयारी पूरी हो, रिवीजन के लिए बहुत कम समय बचा, परीक्षा बिल्कुल सर पर खड़ी हो। तो अभी आपके पास इतना वक्त है कि आप बहुत आराम से अपने टीयर 2 को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि टीयर 1 की तैयारी मैं मानता हूं आप सब कर चुके होंगे, या अगर नहीं की होगी तब भी आप उस प्रक्रिया में पहले से लगे होंगे। ऐसा नहीं कि आज आप शुरुआत कर रहे हैं और दिसंबर में अगर परीक्षा है तो डर जाए और सोचे कि बस हम अगले 50 दिन में पूरा जीएस ही तैयार कर लेंगे। नहीं संभव। जो चीज व्यवहारिक नहीं है उसे कोई कितना भी आपसे कह दे, आप उसे स्वीकार मत करिए। क्योंकि आप कभी जीएस के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करिएगा तो आप देखिएगा कि उस पूरे पाठ्यक्रम को एक नजर देखने के लिए भी हमें अच्छा खासा वक्त चाहिए। लेकिन मैं आपको यह मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप सब जीएस का बेसिक अपने लेवल पर एक बार पढ़ चुके हैं। अब आपको टीयर 2 में भी चूंकि परीक्षा में जीएस मिलने वाला है, तो क्यों ना अभी से ऐसी तैयारी की जाए जिससे जिसका लाभ टीयर 1 में भी मिल जाए और टीयर 2 के लिए भी प्रेशर अभी से हटने लगे। तो ऐसा नहीं कि इस क्लास का आपको टीयर 1 परीक्षा में यानी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में फायदा नहीं मिलेगा, आपको प्री एग्जाम में भी इसका बेनिफिट मिलेगा और वो जब परीक्षा देंगे तब दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आपको एक और कार्य करना है, जो मैंने आपके लिए कार्य योजना बनाई भी है कि 2 नवंबर से आपके लिए एक ऐसा सेशन ला रहा हूं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जीएस की तैयारी करेंगे। यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे पाठ्यक्रम में एक एक टॉपिक लेकर चले, बल्कि संपूर्ण जीएस का एक प्रश्न पत्र तैयार करूंगा जिस पर काम चल रहा है, और वही प्रश्न पत्र आपको हल करने के लिए दिया जाएगा और वो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में ही आपके लिए पेपर होगा। क्योंकि मुखर्जी नगर में, जैसा मैंने कल ही आप सबको बताया कि मेरे ऑफिस का उद्घाटन भी हो चुका है और बहुत जल्दी मैं आपको प्रॉपर वहां मिलूंगा भी, तो वहीं पर आपको आकर के टेस्ट देना होगा और जो बच्चे आने में सक्षम नहीं है वो घर बैठ करके ऑनलाइन भी ये टेस्ट दे सकेंगे। और ना केवल टेस्ट होगा बल्कि एक एक प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। यानी कहने के लिए 25 प्रश्न होंगे, लेकिन उन 25 प्रश्नों से आपको 100 बातों की तैयारी मिलेगी। एक प्रश्न से कम 4-5 नए तथ्य जुड़े होंगे, आप उसे तैयार करेंगे, समझेंगे, तो आप देखिएगा कि अगर 50 दिन तक इस मोड में आपने काम किया, आप 1000 से अधिक प्रश्नों के माध्यम से 5-6 हजार तथ्यों का रिवीजन करके परीक्षा में बैठेंगे। इसी कार्यशैली के साथ मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक प्रश्न पत्रों की श्रृंखला शुरू करूंगा। तो उसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी है मैंने, 2 नवंबर आपको बता दिया। अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो 2 नवंबर से मैं वो टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं फ्री। यानी अगर ऑफलाइन भी टेस्ट देने आप आते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि बच्चों का टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। टीयर 1 को लेकर मेरी बहुत चिंता अब नहीं रह गई, क्योंकि इस बार एसएससी ने आपकी परीक्षा वो क्वालिफाइंग नेचर की कर दी है टीयर 1 एग्जाम की। हाँ, अगर उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ने होते तो कंसर्न जरूर होता। तो मैं ये कहूंगा लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स
एक बाधा दिखाई देगी अगर आप बिना तैयारी के परीक्षा देने चले गए। तो आप तैयारी निरंतर जारी रखिए और पढ़ने का अप्रोच सही रखिए, निरंतरता बनाए रखिए, आपको परिणाम आशादायक ही मिलेगा। तो चलिए इसी निरंतरता को हम भी बनाए रखते हैं। और आज बृहस्पतिवार का दिन, सप्ताह का चौथा दिन, और जैसा पहले ही निर्धारित है, एज यूजुअल आपको मालूम ही है कि आज से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। यानी सप्ताह के प्रथम 3 दिन हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाकी 3 दिन ज्योग्राफी। तो अभी आप पिछले 3 दिनों से हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज ज्योग्राफी का डे। और ज्योग्राफी में आपको पहला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो इंट्रोडक्टरी लेवल पर एक टॉपिक था, भूगोल विषय का एक परिचय था। और उसके बाद एक अध्याय हमने शुरू किया था खगोल की, यानी एस्ट्रोनॉमी। और उसी एस्ट्रोनॉमी पर आज हम लोग यहां पर लेक्चर नंबर 12 पर। आपके भी मन में आ रहा होगा कि सर खगोल की पर आपने 11 लेक्चर पढ़ा दिए, कब खत्म होगा, इससे कब पीछा छूटेगा? तो हमारे चाहने से ये यहां पीछा नहीं छूटने वाला है, आपके पाठ्यक्रम खत्म होने पर पीछा छूटेगा। क्योंकि मैंने इसी खगोल की टॉपिक में कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए जो कहीं अलग भी पढ़ाया जा सकता था, यानी किसी अदर चैप्टर पर उसे डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन मैंने उस कंटेंट को भी इसी में जोड़ लिया है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अक्षांश देशांतर। तो आज के लेक्चर नंबर 12 पर मैं आपको बेसिकली क्या पढ़ाने वाला हूं, जैसा आपने पिछली क्लास में ही चीजें देखी थी, जानी थी, तो याद होगा मैंने क्या बताया था आप सबको। आज हम लोग यहां पर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? स्थानीय समय और मानक समय। मानक समय, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, पहला प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि समय की गणना कैसे की जाती है। तो ये मत कहिएगा सर घड़ी देखकर गणना की जाती है, घड़ी देखकर बता देंगे अभी कितना बजा है। ठीक है, आप घड़ी देखकर बता देंगे, लेकिन मैं पूछूं, बताइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी कितना बज रहा है, यूएसए में क्या टाइम हो रहा है, लंदन में क्या टाइम हो रहा है, कनाडा में क्या टाइम हो रहा है। अगर हम पूरे विश्व के समय को जानना चाहते हैं तो उस संदर्भ में हमें भौगोलिक जानकारी की आवश्यकता है, ज्योग्राफिकल नॉलेज की आवश्यकता, या मैं और स्पष्ट करूं तो आपको देशांतर के ज्ञान की आवश्यकता। कैसे, जरा आज उसी को सीखने की कोशिश करते। तो ओवरऑल जो हमारा टॉपिक चल रहा था अक्षांश और देशांतर, इसी से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है, यानी देशांतर और समय की गणना। समय की गणना यह है बेसिकली टॉपिक, यानी लॉन्गिट्यूड एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइम। कैलकुलेशन ऑफ टाइम। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्थान का समय या किसी भी देश का मानक समय हम कैसे जानते हैं। तो जब समय की हम बात करते हैं तो कुछ नियम है, जैसे पृथ्वी की गतियां, आपने इसे पढ़ा भी है। पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ, तो उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको याद होगा। मोशन ऑफ द अर्थ पर हम लोगों ने चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? तो याद होगा आपको, मैंने कहा था पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। एक को हम कहते हैं घूर्णन यानी रोटेशन, और एक है परिक्रमण। परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। तो 2 प्रकार की गतियां हैं हमारे पृथ्वी की, घूर्णन और परिक्रमण।
अब घूर्णन गति का संबंध अगर आप देखें, रोटेशन की अगर हम बात करें, तो ये डे और नाइट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, यानी दिन और रात जो यहां पर पृथ्वी पर घटना होती है, उसके पीछे आधार या कारण है घूर्णन गति। तो समय की गणना करने के लिए हम यहां पर किस गति के संदर्भ में बात करेंगे? घूर्णन गति। यानी हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है और यही कारण है कि निरंतर समय परिवर्तित हो रहा। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो समय भी रुक जाएगा, जो संभव ही नहीं है। समय ही नहीं रुक सकता। यही एक ऐसा वास्तविक सच है कि हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो यहां पर समय को रोक दे। तो समय का पहिया यहां पर घूमता रहता है, ये आपने लाइन सुनी होगी। तो समय का पहिया घूमता रहता है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है और इसी को हम समय का पहिया कह सकते हैं। तो घूर्णन गति ही समय के संदर्भ में जुड़ा हुआ। तो अगर यहां पर आप देखें, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया क्यों हो रही, दिन रात की घटना क्यों हो रही है? अभी अगर मान लीजिए शाम है, रात हो जाएगी और फिर इसके बाद मान लीजिए दिन निकला, इस तरह के अगर टाइमिंग को आप देखते हैं तो ये चेंज क्यों होते रहते हैं? तो इसका कारण है घूर्णन। जैसे मैं अभी की बात करूं, मिडनाइट होने वाला है, आप सब रात के 11 बजे क्लास कर रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि फिर सुबह भी होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, यही है पहिया घूमना। तो जरा अब एक कॉन्सेप्ट आप देखिएगा कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पर। यहीं से समय की गणना का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अब कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं जिसे आप नोटबुक में लिख भी सकते हैं। हमारी पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन कहते हैं। तो यहां पर आप जानते हैं कि अर्थ का एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पृथ्वी की एक काल्पनिक अक्ष है, एक इमेजिनरी एक्सिस है, कुछ इस तरह से आप समझिए। ये मान लीजिए पृथ्वी, तो यहां से आप देख चुके एक एक्सिस है और इसी के सहारे यहां पर ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूर्णन कर रही है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब एक बात नोटिस करिएगा, यहां पर इसी को तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अगर एक बार घूर्णन कर रही है अपने पूरे एक्सिस का, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यानी इसका वन रोटेशन, वन स्पिनिंग कंप्लीट होती है कितने देर में? 24 घंटे में। एक बार पूरा स्पिन कर जाती है ये 24 घंटे में, एक रोटेशन कंप्लीट होता है इसका 24 घंटे में, ये भी आप जानते हैं। तो इसी तथ्य के आधार पर दो निष्कर्ष आपको निकालने। जो पहली लाइन लिखी है इस पर गौर करिएगा बच्चों। यहां मैंने जानकर लिखा पश्चिम से पूर्व दिशा में ये घूम रही, ये पश्चिम, ये पूर्व, इस दिशा में घूम रही है। यही कारण है कि पूर्व की तरफ यहां पर सूर्य पहले उदित होता है। सनराइज होते हुए हमें इधर पहले दिखाई देता। ऐसा नहीं कि सनराइज यहां नहीं होगा, लेकिन ये इसे फॉलो कर रहा।
एक लाइन बनाकर हम खड़े हो तो जो सबसे आगे खड़ा है वो कई मामलों में हमसे आगे रहेगा। तो हमने तो यहां पर एक देशांतर को प्राइम मेरिडियन माना था। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर जो भी देश होंगे वहां सूर्य उदय पहले होगा, और पश्चिम की ओर जो देश होंगे वहां सूर्य उदय उनके बाद। यानी जब यहां सूर्यास्त का समय होगा तो यहां सूर्योदय का टाइम आ रहा होगा। ये इस तरह से आप अपोजिट रिलेशन देखेंगे, और उसका कारण क्या है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर रही है। इसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको आगे अभी बताता जाऊंगा, आप रिलेट करते जाएंगे और पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां आप एक और तथ्य जोड़ सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घूम जाती है, यह भी तो कह सकता हूं, क्योंकि आपने यह देखा था कि पूरी पृथ्वी यहां एक गोलाकार पिंड है। तो एक गोल चीज अगर अपने किसी एक्सिस पर पूरा एक स्पिन करे, यानी पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करे, तो आप कहेंगे 360 डिग्री घूम गई। यानी कि यहां पर आपको जो फेस दिखाई दे रहा है, अगर ये घूर्णन करते हुए मैं फिर से उसी जगह पर फेस पर आ जाऊं तो आप कहेंगे 360 डिग्री घूम गए। तो 360 डिग्री 24 घंटे में अगर पृथ्वी घूम रही है तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये प्रति घंटे कितने डिग्री घूम रही है। तो आप कह सकते हैं कि पर आवर अगर देखा जाए, हम पर आवर की अगर बात करने लगे तो इसे भी आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि सर ये 15 डिग्री घूर्णन कर रही है। भाई बहुत सिंपल है, आपने 24 घंटे से 360 डिग्री को भाग दे दिया, 15 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब एक घंटे में 15 डिग्री का घूर्णन कर रही है, यह भी स्पष्ट हुआ। तो यहां पर चूंकि ये 15 डिग्री का घूर्णन कर रही है प्रत्येक घंटे, यही कारण है कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। 1 घंटे का अंतर होता है, अंतर होता है। तो एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 आवर का डिफरेंस मिलेगा। क्यों 1 आवर का डिफरेंस मिलेगा? क्योंकि प्रत्येक 15 डिग्री पर घूर्णन में 1 घंटे का समय लगता। तो चूंकि हर घंटे 15-15 डिग्री घूम रही है, तो इसका मतलब यह हुआ, आप ऐसे समझिए आप यहां खड़े हैं और कोई आपसे 15 डिग्री पूर्व में पश्चिम में खड़ा, कहीं भी ले लीजिए, हम अभी अंतर में ये बात नहीं कर रहे ज्यादा या कम, अंतर है, बस ये ध्यान रखिए। तो 15 डिग्री कोई हमसे यहां पूर्व में खड़ा है तो वो हमसे 1 घंटे आगे है। कैसे, अभी बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि समय चक्र घूम रहा है, तो आप ये पाएंगे कि 1 घंटे बाद यहां वो टाइम हो जाएगा जो 1 घंटा पहले वहां था। लेकिन अब जो 15 डिग्री पूर्व में है वो 1 घंटा वो भी तो आगे चला जाएगा। तो हम दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। तो 1 घंटे बाद अगर 1 डिग्री देशांतर पर समय बदला तो उससे 15 डिग्री के अंतराल पर वहां भी टाइम बदल जाएगा, और इसलिए 1 घंटे का अंतर हर 15 डिग्री देशांतर पर बना। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, चूंकि पृथ्वी यहां पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूर्व घूर्णन, तो ध्यान दीजिएगा कि समय में जो अंतर मैं बता रहा हूं वो कैसे आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम और पूर्व में समय में क्या अंतर दिखाई देगा? तो पूर्व में समय हमेशा क्या होगा? आगे होगा। पूर्व में समय हमेशा आगे होगा और पश्चिम में समय हमेशा पीछे होगा। लेकिन बच्चों यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि सर पूर्व पश्चिम का निर्धारण किससे हुआ है? किसी गोल चीज पर आप पूर्व पश्चिम कैसे तय करेंगे, कौन सा पूर्व कौन सा पश्चिम? तो इसके लिए हमने क्या किया कि ग्लोब पर हमने एक यहां पर प्रधान मध्याह्न माना, और ये आप पढ़ चुके हैं, ये है 0 डिग्री का देशांतर, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड।
तो जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है इसी को हमने मानक मध्याह्न माना है, यानी इसे प्राइम मेरिडियन माना है। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, मानक मध्याह्न कहते हैं, प्रधान यामोत्तर कहते हैं। यानी इसी से जो तय किया था कि ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये तय है तो 0 डिग्री यहां बीच में है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री से पूर्व की तरफ समय क्या होगा? आगे, और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ समय क्या होगा? पीछे। कितना आगे कितना पीछे? तो 0 से अगर 15 डिग्री ईस्ट जाते हैं तो यहां पर +1 आवर मिलेगा, और 0 से अगर आप 15 डिग्री वेस्ट की तरफ आते हैं तो यहां समय -1 आवर आपको मिलेगा। कोई भी टाइम रखकर अब आप देख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर समय हो रहा है शाम के 5 बज रहे, तो अगर यहां शाम के 5 बज रहे 0 डिग्री पर, तो उस समय 15 डिग्री ईस्ट पर 1 घंटा आपको क्या करना है? जोड़ना, क्योंकि 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे का अंतर इधर भी, 1 घंटे का अंतर इधर भी, लेकिन यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्या कहा मैंने? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही। इसका कारण यह है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर ये रोटेट हो रही है, इसीलिए ईस्ट का टाइम आगे है 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में, और 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में वेस्ट का टाइम पीछे। तो अब यहां पर जब आप 15 डिग्री ईस्ट पर होते हैं तो यहां टाइम हो चुका होगा, अगर यहां 5 बज रहे थे यहां 6 बजा दीजिए। और यहां अगर टाइम पूछ लिया जाए कि 15 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा, तो यहां शाम के 5 बज रहे थे, यहां 4 बजा दीजिए। यानी यहां माइनस करना, वहां प्लस करना। तो ये कैलकुलेशन इतना तो आपको समझ में आ गया। यानी फिर वहीं से शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। इस रोटेशन के रिजल्ट के रूप में हम कहते हैं डे और नाइट हो रहा है, यानी टाइम चेंज हो रहा है। इस रोटेशन में हमारी पृथ्वी एक स्पिन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लेती है, इसलिए हम कहते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो इसका हर घंटे ये 15 डिग्री घूम रही है। तो यही कारण है कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर एक एक घंटे का अंतराल होता है। अगर पूर्व के देशांतर की बात करें तो 1 घंटा आगे होता है, और पश्चिम के देशांतर की बात करें तो 1 घंटा पीछे होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अब जरा कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये ग्लोब है, मान लीजिए इस पर हमने एक देशांतर खींचा, वो है 0 डिग्री का देशांतर। 0 डिग्री का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। इसी देशांतर के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि इसे हम 2 अन्य नामों से जानते हैं। इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामोत्तर कहा जाता है इसे। और दूसरा आपको इसी के बारे में बताया था मैंने, इसी को क्या कहते हैं? इसे GMT भी कहा जाता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। मीन टाइम, इसे ग्रीनविच माध्य समय कहा जाता है। तो ग्रीनिच माध्य समय या ग्रीनविच माध्य समय के नाम से जानते हैं GMT, जो कि आप जानते ही हैं कि यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है लंदन से। यूके लंदन से होकर ये पास होती है। अब आपको एक प्रश्न भी मैंने दिया था, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, कि 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है या GMT है, ये कितने देशों से होकर गुजरती है? कितने देशों से होकर गुजरती है? आपको कहा था एटलस ले लीजिएगा, पता करिएगा। मैं उत्तर इसका नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए एक असाइनमेंट था, क्योंकि आप में से कुछ कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो आंसर बता दिया यूके से गुजरती है, तो केवल यूके से ही क्यों गुजरेगी? और भी तो कहीं गुजर सकती है। जैसे आप देखिए यूरोप के नीचे एक महाद्वीप है अफ्रीका, तो अफ्रीका के भी हो सकता है किसी देश से गुजर रही हो।
तो ये आपको एटलस से पता लगाना है कौन कौन से देश हैं जिससे प्राइम मेरिडियन गुजर रहा है। चलिए फिलहाल अब मैं आपको यहां स्पष्ट करता हूं कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व जब घूम रही है, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि जब हम 15 डिग्री ईस्ट पर होते हैं तो समय 1 घंटा प्लस हो जाता है, जो भी टाइम यहां है, और इसके बाद जब हम 15 डिग्री पश्चिम पर होते हैं तो यहां पर समय -1 आवर हो जाता है इसके रेस्पेक्ट में। यानी 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट में 2 घंटे का अंतर, ये 1 घंटे आगे है, ये घंटे पीछे, तो 2 घंटे का इनमें अंतर आ गया 2 घंटे का। लेकिन 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में इनमें 1-1 घंटे का अंतर है, एक आगे है पीछे। और 0 डिग्री को यहां पर ध्यान रखिए एक और नाम दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है, इसे कहते हैं नून मेरिडियन। इसे नून मेरिडियन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मध्याह्न, मध्याह्न यामोत्तर, यामोत्तर। तो इस तरीके से ये नून मेरिडियन कहलाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर दोपहर के 12 बजते हैं, 12 बजे दोपहर, नून का टाइम, तो यहां से फिर हम समय की गणना पूरे पृथ्वी पर करते हैं। तो 12 बजे ये वो टाइम है जब सूर्य बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होता है सिर के ऊपर। यानी उस समय यदि आप लंदन में खड़े हो तो सूर्य आपके सामने या पीछे नहीं, सामने अगर सूर्य आ रहा है तो आप कहते हैं सनराइज हो रहा, पीछे की तरफ जा रहा है तो आप कहते हैं सनसेट हो रहा, सूर्यास्त। तो बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर जब सूर्य होता है तो उसी को मध्याह्न कहा जाता है। तो मध्याह्न का समय यहां 0 डिग्री पर, यानी ठीक 12 बजे। तो जिस समय यहां दोपहर के 12 बज रहे होंगे, आप देखेंगे इसके ठीक पीछे जो देशांतर है 180 डिग्री देशांतर, उसे यहां पर आप पाएंगे मिड नाइट मेरिडियन कहा जाता है। तो 2 चीजें मैंने बताई, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एक है 0 डिग्री और इसके ठीक पीछे मैंने कहा है 180 डिग्री का देशांतर, जिसमें आपको यह मैंने स्पष्ट किया था कि 180 पर हम 0 से ईस्ट से होते हुए भी जा सकते हैं, वेस्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन 180 और 0 कॉमन है। तो 0 को यहां पर कहते हैं नून मेरिडियन, यानी इसे कहते हैं मध्याह्न यामोत्तर, और इसे कहते हैं मिडनाइट मेरिडियन, मिडनाइट मेरिडियन, यानी मध्य रात्रि मध्याह्न, मध्य रात्रि यामोत्तर, मध्य रात्रि यामोत्तर। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर नून मेरिडियन तो आपने बता दिया कि जब दोपहर के 12 बजे हो तो इसे कहेंगे कि सूर्य बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, तो इसे नून मेरिडियन कहा जा रहा है। लेकिन जिस समय नून मेरिडियन बना है उसी समय ये मिडनाइट मेरिडियन कैसे हो गया? तो जरा आप देखिए कि आप 0 से 180 डिग्री या तो आगे चले गए या पीछे भी चले जाए। अगर हम 0 से 180 आगे चले गए तो यहां आप देखेंगे कितने घंटे का अंतर आ गया। तो 15 डिग्री पर अगर 1 घंटे का अंतर आता है तो यहां 180 डिग्री पर कितना अंतर आ जाएगा? तो कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो यहां पर 180 पर अंतर जानने के लिए आप क्या करेंगे? 180 को 15 से भाग दे दीजिए। अगर 15 डिग्री पर अंतर 1 घंटे का है तो 180 डिग्री पर कितना अंतर आएगा? तो यहां पर क्या निकल कर आया? 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। ऐसा ही शायद कैलकुलेशन आप करेंगे। 15 से हमने भाग दिया तो 15 से भाग देने पर यहां पर आपके सामने ये 12 आ गया, यानी 12 घंटे का अंतर। तो अगर 12 घंटे का अंतर है, आप 0 से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, दोपहर 12 बज रहे हैं यहां, तो 12 घंटे आगे अगर चले आए, आप 180 पर है तो 12 घंटे आगे क्या होगा? मिडनाइट हो जाएगा। भाई दोपहर 12 बजे से 12 घंटे आगे, यानी यहां पर हो गए रात्रि के 12 बज गए,
और अगर हम 0 पर 12 बजे दोपहर पर है, पश्चिम की तरफ से भी जाए और तब भी तो 12 घंटे पीछे जाएंगे, तब भी तो मिडनाइट हो जाएगा। अंतर सिर्फ एक बात का आएगा बच्चों कि जब आप पश्चिम से जाएंगे तो वो जो मिडनाइट है वो पिछली डेट का मिडनाइट है और ये अगली नई डेट शुरू होने वाली, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद नया डे शुरू हो जाता है। रेलवे की समय सारणी आप जानते हैं, रेलवे का टाइम टेबल। तो जैसे ही 23 आवर यानी 23 आवर्स के बाद आप रेलवे टिकट पर देखते हैं 24 को हम 00 लिखते हैं, यानी नई डेट स्टार्ट हो जाती। तो यहां अगर ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं तो इधर की तरफ यानी आपको हो सकता है सोमवार मिले, और अगर पश्चिम की तरफ से आप 180 पर जा रहे हैं तो इधर हो सकता है आपको रविवार मिले, हो सकता नहीं, यही है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है, तो ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूं। इसीलिए 180 डिग्री का एक और नाम है, वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक ही दिन में सब नहीं बता सकता, लेकिन हां इतना कंसेप्ट आपको जरूर समझा दिया कि इसे इंटरनेशनल डेटलाइन भी कहते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर। कैसे कहते हैं, ये कैसा देशांतर है, ये सब बात करेंगे बहुत विस्तार से। कल वाली क्लास में हम लोग इंटरनेशनल डेटलाइन पर बात करने वाले। आज मैं आपको देशांतर और टाइम कैलकुलेशन सिखाने आया। तो पहली बात बच्चों, कभी भी प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए हम अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करेंगे या देशांतर या दोनों का, तो आप कहेंगे सर इसमें अक्षांश की आवश्यकता नहीं है जानने की। हमें पृथ्वी के किसी स्थान का देशांतर पता हो और जीएमटी का टाइम पता हो, हम दुनिया भर का समय निकाल सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जिस समय जीएमटी पर 3 PM का टाइम हो रहा है, ठीक, उस समय बताइए 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा होगा, दोनों निकाल लेंगे आप। कौन सी बड़ी बात है। तो हमें 90 डिग्री का घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। जीएमटी पर अगर 3 बज रहे हैं तो जरा एक चार्ट बनाते हैं। 0 डिग्री ये है जीएमटी, यहां पर हमें पता है टाइम कितना हो रहा है, लिखा हुआ है कि 3 बज रहे हैं, 3 PM। अब 90 डिग्री पश्चिम, तो 90 डिग्री पश्चिम इधर आना होगा, यानी एक बात ध्यान दीजिएगा, समय पीछे जाएगा। और 90 डिग्री यहां पर कह रहा है पूर्व, तो 90 डिग्री पूर्व का मतलब यहां पर क्या करना है, आगे जाना है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब कितना आगे जाना है, तो 15 डिग्री पर आप 1 घंटे आगे जाते हैं, तो 90 डिग्री पर, तो 90 को 15 से भाग देंगे, 6 घंटे आ गया, यानी 6 घंटे आगे जाना। तो अगर यहां 3 बज रहे थे तो यहां का टाइम निकल गया, आप कहेंगे सर 9 PM हो रहा होगा, 6 घंटे आगे। यहां भी जरा निकाल लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट, 6 घंटे पीछे कर दीजिए, तो 3 बज रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर कितना बज रहा होगा, यहां टाइम हो रहा होगा 9 AM। तो अंतर देखिए, अगर इस तरह से टाइम दे दिया जाए कि जीएमटी पर 3 बज रहे हैं, अगर शाम के, दोपहर के, यानी पोस्ट मेरिडियन की बात कर रहा हूं, तो 3 PM पर, पोस्ट मेरिडियन पर यहां अगर टाइम दिया है आपको जीएमटी का, तो पूछा जा रहा है कि किस देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो सुबह के 9 बजे कौन सा देशांतर है, यह भी प्रश्न आ जाए तो भी निकाल लेंगे, क्योंकि या तो आपको यह पता है कि 6 घंटे पीछे जाना है तो हम देशांतर निकाल लेंगे, और देशांतर पता है तो हमें यह पता चल गया 6 घंटे पीछे जाना। चाहे जैसे घुमाकर प्रश्न आ जाए, बस केवल हमें जीएमटी का टाइम पता है तो हम दुनिया का समय निकाल सकते हैं, उस स्थिति में अगर हमें उस स्थान का देशांतर पता, लॉन्गिट्यूड पता। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, और ये सारा कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं। देखिए परीक्षा में एक बार ऐसा प्रश्न आया कि जिस दिन लंदन में सुबह 5 बजे
कि चाय पी जा रही थी, चाय पी जा रही थी, उसी दिन पृथ्वी के एक अन्य स्थान पर, पृथ्वी के एक अन्य स्थान पर पृथ्वी के एक अन्य स्थान पर लोग सुबह 9 बजे का नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। वो स्थान किस देशांतर पर अवस्थित है? किस देशांतर पर अवस्थित है, लोकेटेड है? जरा इसका उत्तर निकालिए बच्चों। पूरा प्रश्न ही मैंने लिख दिया। तो आपको इसमें कुछ अहम जानकारी दी गई है, वो चाय पिए चाहे नाश्ता करे, ये हमें जानने की जरूरत नहीं। ये हमें उलझाने की कोशिश है कि आपका मन चाहे नाश्ता में लग जाए। आपको सिर्फ यहां पर केवल इतना ही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि लंदन की बात हो रही है, यानी ये पता चल गया कौन सा देशांतर है, तो जीएमटी हो गया, यानी 0 डिग्री देशांतर। इसका टाइम सुबह 5 बजे लिखा है, यानी 5 AM हमने यहां लिख लिया। सुबह के 5 बज रहे, इतनी बात हमें पता। और दूसरे जगह का टाइम लिखा है सुबह का 9 बजे, तो ये 2 बातें ही आपको उत्तर दे देंगी। यानी फिर एक लाइन खींचते हैं, 0 डिग्री लिखते हैं, यह है जीएमटी, और यहां का टाइम हमें बता दिया गया है कि यहां का टाइम हो रहा है 5 AM। तो अब यहां पर बात हो रही कि अगर 5 AM हो रहा है तो कौन सी जगह है जहां 9 बजेगा? तो 5 बजे के बजाय उसी दिन 9 बजाना है, यानी हमें आगे जाना, ये तो तय हो गया। तो आगे जाना, इसका मतलब हमें ईस्ट में जाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि आगे का मतलब ईस्ट की तरफ। और कितना आगे जाना है, तो 5 में कितना जोड़ दें कि 9 बज जाए, तो इसका मतलब +4 आवर की बात कर रहा है। अब जब +4 आवर की बात कर रहा है, तो अभी अभी आपने पढ़ा प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे जाते हैं, तो अगर 4 घंटा आगे गए तो कितने डिग्री आगे चले गए? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको 4 घंटे में 15 गुणा कर देना है, आ गया 60 डिग्री। तो 15 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करके हमको 60 डिग्री मिल गया। यानी ईस्ट में अगर हम 60 डिग्री पर खड़े हैं, तो वो वहां पर टाइम आप देखेंगे क्या हो रहा होगा, सुबह के 9 बजे। आंसर आ गया। तो चाहे देशांतर पूछ ले समय देकर, और चाहे देशांतर देकर टाइम पूछ ले, हम हर तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर जीएमटी का टाइम पता है। तो बच्चों, ये रहा देशांतर से समय की गणना करना। ये कंसेप्ट तैयार हो गया। अब जरा आते हैं स्थानीय समय क्या होता है, यानी लोकल टाइम। तो कोई भी स्थान है, कोई भी प्लेस है, उस प्लेस पर जब सूर्य की किरणें बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं, सूर्य की किरणें बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होती हैं, वर्टिकल होती हैं, तो इस पोजीशन को कहा जाता है उस जगह का लोकल टाइम। लोकल टाइम, तो उस स्थान का लोकल टाइम माना जाता है उसे। और ये यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये उसका मध्याह्न कहलाता है। लोकल टाइम क्या कहलाएगा? मध्याह्न। इसे मध्याह्न बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं नून का टाइम, दोपहर का समय। तो ये एक ऐसा मेरिडियन है जहां पर मध्याह्न हो रहा, दोपहर हो रही, नून, दोपहर।
अब इसी हिसाब से उसका लोकल टाइम चेंज होता जाएगा। यानी उस समय उस देशांतर पर जितने भी स्थान होंगे सबका यही हाल होगा, सब जगह दोपहर ही हो रहा, तो ये वहां का लोकल टाइम कहलाता। और हर एक स्थान का लोकल टाइम अलग होगा। ऐसा क्यों है, जरा हम कैलकुलेट करके देखें। तो बच्चों यहां पर आप नोटिस करिए, अगर 10 डिग्री ईस्ट पर आप खड़े हैं और यहां कह दें कि सर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो जैसे ही 10 डिग्री ईस्ट से आगे बढ़ेंगे समय प्लस होता जाएगा, इससे पीछे जाएंगे तो माइनस होता जाएगा। किसी भी देशांतर से पश्चिम जाने पर समय पीछे और पूर्व जाने पर समय आगे, उसका फिर वही कंसेप्ट है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही। यानी कि उस समय लोकल टाइम 12 बज रहे 10 डिग्री ईस्ट पर, तो बाकी सभी देशांतर पर अलग अलग टाइम, उनका टाइम अलग होगा। तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान का जो स्थानीय समय होता है लोकल टाइम, ये अलग अलग होता। लोकल टाइम सभी स्थानों का अलग होता है। जैसे भारत की बात कर ले कि अभी अगर 12 बजने वाले, मिडनाइट होने वाले, तो यहां पर भारत में एक पर्टिकुलर स्थान पर यहां 12 बजने वाले रात के, और अगर हम भारत में ही लोकल टाइम निकालने लगे तो कुछ और स्थानों का समय और निकलेगा। तो इससे तो समस्या हो जाएगी। कैसे होगी जरा देखिए। जैसे हम भारत का ही उदाहरण ले लें, हम इंडिया की ही बात कर लें जरा। तो जब आप भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बच्चों आपको यह बात शायद मालूम ही है, हम लोग शायद अभी इस पर चर्चा नहीं किए फिलहाल, लेकिन तब भी यह मालूम है, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार सबसे पश्चिमी किनारे को लेकर चले तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता ईस्ट, और जो सबसे पूर्वी किनारा भारत का है अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगा हुआ, यह 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। आप कहेंगे सर दोनों ईस्ट कैसे, तो आपको अच्छा देशांतर में पढ़ा चुका हूं। देशांतरीय ज्ञान जब दे रहा था तो आपको बताया था भारत पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में, दोनों जगह ईस्ट आएगा, भले गुजरात या अरुणाचल प्रदेश के देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच भारत स्ट्रेच है। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करिए कि दोनों में लगभग कितने डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 68 में हम कितना जोड़ दें कि लगभग 98 या 97 तक पहुंच जाए। लगभग हम कह सकते हैं, लगभग की मैं बात कर रहा हूं, 30 डिग्री में विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री में है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? तो इससे एक निष्कर्ष यह निकला कि यहां के समय में जो स्थानीय समय, मैं लोकल टाइम की बात कर रहा हूं, यहां के लोकल टाइम में और यहां के लोकल टाइम में पूरे 2 घंटे का अंतर होगा, 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। कैसे, समझ ही रहे कॉन्सेप्ट। 15 डिग्री पर 1 घंटे तो 30 डिग्री पर 2 घंटे, यानी जिस समय यहां रात के 12 बज रहे होंगे उस समय यहां रात के 10 ही बज रहे, ये 2 घंटे इनसे पीछे। पीछे क्यों हो गया? क्योंकि पश्चिम की तरफ आप आ रहे। देशांतर तो दोनों पूर्वी है लेकिन डायरेक्शन तो पीछे हुआ पश्चिम की ओर, तो 2 घंटे पीछे हो गया। और जब यहां रात के 12 बजेंगे तो वहां अगले दिन सुबह 2 बज चुका होगा, 2 AM हो चुका होगा, तो यह अंतर बना रहेगा। अब स्थानीय समय में अंतर है तो इससे असुविधा हो जाएगी। असुविधा कैसे होगी? मान लीजिए हमारे देश की राष्ट्रीय सरकार यह बोल दे कि जिस समय अरुणाचल प्रदेश में सुबह 9 बजे ऑफिस खुलेगा उसी समय पूरे देश में ऑफिस खुल जाना चाहिए। तो यहां गुजरातियों के लिए तो समस्या हो जाएगी, बेचारे 7 बजे ही ऑफिस खोले क्या, अभी यहां 9 नहीं बजा, लोकल टाइम में पीछे है। तो गुजराती तो गुस्सा जाएंगे, कहेंगे हमारा प्रधानमंत्री गुजरात से ही है तब भी ऐसे नियम बना रहा, हमें 7 बजे ही ऑफिस पहुंचना पड़ रहा। या बच्चों के स्कूल को लेकर सोच लीजिए, सरकारी काम को लेकर सोच लीजिए, कोई प्रसारण टीवी पर जारी होना उसे लेकर सोच लीजिए, या क्या पता प्रधानमंत्री सामने आ जाए और घोषणा कर दें कि आज से 1000 की नई नोट बंद। कितने बजे से बंद? रात के 12 बजे के बाद बंद। तो इनका 12 कभी और बजेगा, तब तक यहां पैसा ट्रांसफर होकर खेला हो जाएगा। तो
और इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सरकार या किसी भी देश में टाइम की बात हो तो उनका एक मानक समय होता, एक स्टैंडर्ड टाइम होता। भाई आपका लोकल टाइम या इनका लोकल टाइम कुछ भी हो, लेकिन देश का तो एक ही समय होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसा है जैसे कश्मीरी कहते थे हमारा झंडा ये है, हम लोग कहते हैं हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, तो मोदी सरकार ने कहा लो सबका एक ही झंडा, एक देश एक झंडा एक निशान, कोई दो नहीं चलेगा, तो मानक समय भी एक ही होगा। तो जो पूरे देश में एक समय माना जाए वो मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम की हमें जरूरत क्यों है? जिससे लोकल टाइम के डिफरेंस के कारण जो इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है, असुविधा होती है, उससे बचा जाए, उससे होने वाली तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके, इसलिए हमें देश का मानक समय बनाना पड़ता। अब अगर आपको एक काम दे दिया जाए कि मानक समय कैसे बनाया जाए, तो यहां पर अगर भौगोलिक ज्ञान आपका अच्छा है तो आप कहेंगे सर बहुत सरल है, क्यों ना हम यहां पर इनका मीन ले ले। मीन मतलब भाई तुम थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ये थोड़ा सा आगे आ जाए। कितना पीछे आगे किया जाए जिससे दोनों के बीच में आ जाए? तो आप देखिएगा 30 डिग्री अगर ये है, इसका मीन निकाले, 15 ये पीछे आ जाए, 15 आगे आ जाए, तो 68 में 15 जोड़ दीजिए, कहां पहुंच जाएंगे? 83 डिग्री पर। और अगर यहां 97 में 15 घटा दीजिए तो कितने पर पहुंच जाएंगे? 82 डिग्री पर। तो 82 और 83 के आसपास जो मेरिडियन होगा, जो देशांतर होगा, वही हमारा यहां पर मानक समय बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों का टाइम एडजस्ट हो गया। भाई 1 घंटा तुम एडजस्ट कर लो, 1 घंटा हम कर ले रहे। तो यही कारण है कि भारत में किस देशांतर को मानक समय बनाया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट को। 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों हमारा मानक समय बनाया गया, स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारे देशांतरीय विस्तार का लगभग मध्य है, बीच का भाग है। तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन्होंने इसी थ्योरी पर काम किया। भारत का भले ही देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, लेकिन कोशिश यह की गई है कि हम यहां पर एक ऐसा मानक समय चुने जिससे ना अरुणाचल प्रदेश वालों को असुविधा हो और ना गुजरातियों को, नॉर्थ ईस्ट वालों को यह ना लगे कि हम लोगों का प्रधानमंत्री हमारे राज्य से नहीं है तो वो हमारे साथ भेदभाव कर रहा हो, गुजरातियों को भी ना लगे कि हमारे राज्य से है भी तो हमारी सुन नहीं रहा। तो राष्ट्रीय मानक समय एक ऐसा मानक समय होता है जिसे पूरे देश के लोगों को मानना पड़ता। तो अगर कहा जा रहा है कि स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे तो इसका मतलब यह हुआ उस समय 82:30 पर 9 बज रहे हैं, और यही 9 बजे का टाइम इन्हें भी फॉलो करना है, यही इन्हें भी। अब इससे कई सुविधाएं हैं, जैसे रेलगाड़ी की समय सारणी जारी करनी है तो हमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत बनी हुई है। वो दिक्कत क्या है? जरा आप सोचिए, एक देश ऐसा है जो 10 डिग्री ईस्ट पर है, उसकी पश्चिमी सीमा, और उसकी जो पूर्वी सीमा है वो जाकर खत्म हो रही है 165 डिग्री ईस्ट पर। अब बेचारा ये देश क्या करे? आप देखिए कितना ज्यादा फैलाव हो गया। तो आप कहेंगे सर ये तो लगभग 155 डिग्री में फैला हुआ, इसका मीन निकाले तो आप कहेंगे सर लगभग 75-80 के बीच में कुछ आएगा। लेकिन 75-80 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो अब ये देश क्या करे? तो ऐसे देश कहते हैं हमारा एक से काम नहीं चलेगा, एक से अधिक मानक समय बना लेते हैं। एक से अधिक मानक समय। तो बच्चों अगर यह पूछा जाए कि कोई देश एक से अधिक मानक समय क्यों अपनाता है, हम एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम क्यों डिसाइड करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर आप देख रहे हैं इसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा डिग्री में फैला, जैसे उदाहरण भी दे देता हूं, समझ गए होंगे मेरा इशारा। एक देश है रूस, जहां पर 11 मानक समय निर्धारित किए गए, 11 स्टैंडर्ड टाइम है। यानी सेंट पीटर्सबर्ग वालों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड टाइम है, तो व्लादिवोस्टॉक वालों के लिए यहां पर कुछ और लोकल टाइम, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम है। मॉस्को के लिए कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो देश बहुत देशांतरीय विस्तार लिए। तो जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है, जैसे यूएसए की बात कर ले, वहां पर 7 मानक समय बनाए गए, 7 स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कनाडा की बात कर ले तो आप देखेंगे वहां पर 6 मानक समय निर्धारित किए गए। तो लोकल टाइम तो हुआ एक पर्टिकुलर मेरिडियन पर जो टाइम है, और हर जगह जो उस देश में उस मेरिडियन पर स्थित स्थान है,
और स्टैंडर्ड टाइम हुआ जिसे पूरा देश मानता है। तो जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है वहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों, एक से ज्यादा भी मानक समय निर्धारित किए। यही था कॉन्सेप्ट टाइम कैलकुलेशन को लेकर लॉन्गिट्यूड से रिलेशन। तो समय की गणना में देशांतर की भूमिका है, यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन यहीं पर यह क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको पूरा मैटर दे रहा हूं कि अब आप इसको पढ़ सके। तो ओवरऑल जो ये पीडीएफ है, अब आप इसको बच्चों पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, और मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो सब कुछ लिखा भी हुआ। तो मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको इस लायक बना दिया, मेरा नोट से पढ़कर आप समझ जाए। लेकिन एक प्रश्न दे रहा हूं जो कल की क्लास में फिर पूछूंगा, जो मैंने यहां बताया 82.5 डिग्री का है पूर्वी देशांतर आप देख रहे हैं, जिसे भारतीय मानक समय कहते हैं। मैं आगे भी आपको भारत वाले टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो भारतीय मानक समय ये देश के कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं जिससे ये होकर गुजरता है। इसीलिए मैंने पॉलिटिकल मैप नहीं लिया, मैंने वो मैप लिया है कि आप इस पर खुद एटलस से काम करके आएंगे, कल की क्लास में जवाब देंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं, उनके नाम बताइए जिससे ये रेखा गुजर रही है, हमारा मानक समय देशांतर गुजर रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्रांसलेटेड भी है, वर्ल्ड का पूरा यहां पर आप देखें टाइम जोन दिखाया गया है। विश्व को 15-15 डिग्री के अंतराल पर 24 समय जोन में बांटा गया है। सब कुछ बच्चों यहां लिखा है, इसी को आप पूरा तैयार कर लेंगे। आपके एटलस में भी ये मैप बना है, और इस तरह से आज आपने एक टॉपिक तैयार किया, टाइम और लॉन्गिट्यूड। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को शुभ रात्रि। बच्चों, दीपावली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है, धनतेरस भी नजदीक आ रहा है, छुट्टियां भी आपको देनी बहुत जरूरी है। निरंतरता में हम इतनी निरंतरता ना ले आए कि आप सब उससे व्यथित हो जाए कि सर दीपावली के दिन भी क्लास लेने में लगे हैं। तो देखेंगे कितने दिन की छुट्टी करनी है, क्या है, लेकिन अभी ये सेशन इसलिए जारी रखना जरूरी है क्योंकि आपकी टियर 1 परीक्षा भी नजदीक है। हमारे पास 50 दिन की ही कार्य योजना बची है, तो हम 50 दिन में कुछ इतना अच्छा कर लें कि कम से कम टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। इसी शुभ संकल्प के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेता हूं, कल इसी समय पर आपसे फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और बहुत जल्दी परिणाम के साथ अपना मान सम्मान बढ़ाइए, परिवार का मान रखिए और गुरुजनों का सम्मान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।